जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और वही हमारा देखिए फोकस जो चल रहा है वही जीएसएससी सीजीएल जो आपको पार करवाने की यहां पर इस चैनल में गारंटी ली गई है। सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार सेशन को देखते रहें, जिस तरह से देख रहे हैं और भी तेजी के साथ देखते रहें, क्योंकि मैथ्स, साइंस और जीके जीएस सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। तो चलिए आज का क्वेश्चंस जो देखते हैं, सीरीज स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस तो आपको पता ही है, जितना बेहतरीन लेवल का उतना ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चंस लाया जा रहा है हमारे चैनल में। तो देखिए मुगल बादशाह शाह आलम की यहाँ पर बात की जा रही है, शाह आलम की बात की जा रही है, ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्रदान की थी। तो देखिए जैसे बात आ जाती है शाह आलम की, आपको पता होगा शाह आलम यानी हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, जी हाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर बोल रहा है दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्शन, जी हाँ यहाँ पर आपको बात किया जा रहा है रेवेन्यू कलेक्शन की कब दी गई थी। तब आपको याद होगा 1764 यानी 1764 का वो वक्त था जब बैटल ऑफ बक्सर आपको याद होगा हुआ था, यानी बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में देखिए एक तरफ थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे तरफ थी 3 राज्य मिलकर। आपको पता होगा कौन कौन, तो आप बोलिएगा दिल्ली, जी हाँ दिल्ली थी, साथ ही साथ आपका अवध था और बंगाल मिलकर इससे ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही थी। और यही हार माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है ईस्ट इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 शक्तियाँ एक साथ मिलकर लड़ी और तीनों हार गई। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ यहाँ पर कौन लड़ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से कौन लड़ रहे थे, तो मुनरो साहब लड़ रहे थे। और आपको पता होगा दिल्ली में किसका शासन चल रहा था, ये आपको बताना है। तो देखिए दिल्ली में किसका चल रहा था ये आप बताइए, अवध में किसका चल रहा था और बंगाल में कौन था। तो मैं बता दूं बंगाल में थे सुजाउद्दौला, बंगाल में सुजाउद्दौला थे। दिल्ली में कौन था, तो दिल्ली में देखिए अपने शाह आलम, जी हाँ शाह आलम थे। और अवध में मीर कासिम था। और तीनों मिलकर इस युद्ध को जीत नहीं पाया था और हार गया था। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद आया एक साल के बाद 1765 आता है और यहाँ पर होता है इलाहाबाद की संधि, जी हाँ यहाँ पर होता है इलाहाबाद की संधि। और इसी संधि में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसी संधि में क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाती है। तो एक सवाल देखिए इसमें और बनता है, वो आप याद रखिएगा। देखिए जो ये संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, वो किसके किसके बीच हुई थी। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है, ये जो किसके किसके बीच हुई थी, बिटवीन हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच हुई थी। और यहाँ पर शाह आलम बहुत जगह आपको पता होगा, शाह आलम द्वितीय लिखा मिलेगा, तो शाह आलम यहाँ पर द्वितीय की ही बात की जा रही है, यानी सेकंड, शाह आलम सेकंड की बात की जा रही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1765 यानी बी फॉर बॉम्बे हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं पहला क्या था, 1765 से पहले एक साल पहले आपको जाना है और याद रखना बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध, यानी आपको याद रखना है बक्सर का वो सुनहरा युद्ध। और इस युद्ध में 3 मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हरा पाती है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था, कौन सा संप्रदाय
प्रचलित था। तो देखिए उस समय जो संप्रदाय था, यहाँ पर संप्रदाय की बात की जा रही है, और संप्रदाय जो उस समय प्रचलित था, देखिए पाल शासकों, पहले ये समझ लीजिए, पाल शासक जो थे वो जितने पाल शासक हुए सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, यानी बौद्ध धर्म से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। तो यहाँ पर पूछ रहा है संप्रदाय, तो वो संप्रदाय थी बज्रयान। जी हाँ, बज्रयान। देखिए थोड़ा सा अगर भारत को देखिएगा तो देखिए भारत कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। जी हाँ, भारत कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको पता है ये रेखा, ये जो यहाँ से पार होती है, ये है हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोला जाता है। जी हाँ, 23.5 डिग्री में हमारा कर्क रेखा ऐसे खींचा हुआ है। इसके ऊपर वाले जो एरिया थे और इसके नीचे वाले जो एरिया थे, इसके नीचे वाले एरिया में जो थे वो सभी लोग हिनयान मान रहे थे, और ऊपर वाले एरिया में जो था वो था महायान। जी हाँ, महायान को फॉलोवर्स थे। अब ये हिनयान और महायान क्या था, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसमें करता हूँ। देखिए हिनयान क्या थे, यहाँ पर बुद्ध के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते थे, बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले थे। विचारधारा को मानने वाला कौन था, हिनयान। और आपको पता है महायान 2 भाग में बट गया था। अब कब बटा था ये भी मैं बता दूंगा। तो महायान कौन थे, यहाँ पर बुद्ध की मॉडर्नाइजेशन को अपनाने वाले थे, मतलब बुद्ध की जो थी उसको मॉडिफिकेशन करने वाले थे, यहाँ पर विचारधारा को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर थे। ठीक, अब यहाँ पर ये 2 भाग में, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। बौद्ध धर्म का देखिए सबसे बड़ा कारण ये भी माना था कि बौद्ध धर्म जब टूटने लगा था तो क्या कारण था, देखिए बौद्ध धर्म को 2 में बांट दिया गया था, एक हिनयान और एक महायान में बांट दिया गया था। और महायान ही देखिए ब्रजयान के जगह बहुत जगह आपको महायान मिलेगा, लेकिन संप्रदाय की बात करें जाए तो ब्रजयान के ही संप्रदाय महायान होते हैं, इसीलिए महायान आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में ब्रजयान है तो ये संप्रदाय किसका था, तो महायान का ही था, या इसलिए यहाँ पर हम लोग ब्रजयान यहाँ पर मारे हैं। अब यहाँ पर देखिए कब ये अलग हुआ था, 2 भागों में बटा था, वो मैं बता रहा था। तो देखिए 4th बुद्ध संघ या संगति जब हुई थी तब उसमें 2 भागों में बांट दिया गया था, वो था महायान और आपका हिनयान में बौद्ध धर्म को संगति जब हुई थी। जब देखिए बैठक होती है ना, तो 4th बुद्ध संगति में इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक हिनयान और एक महायान। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए पाल के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो वो भी देख लीजिए पाल कौन थे, यानी पाल वंश की बात की जा रही है। तो देखिए पाल साम्राज्य के सबसे पहले आपको जानना है, किसी भी राज्य के संस्थापक तो आपको जानना ही है। तो देखिए इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे गोपाल। जी हाँ, GOPAL यानी गोपाल। गोपाल थे कब, तो 1750 ईस्वी, 1750 ईस्वी की ये बात है। कब थे, तो 1750 ईस्वी में। इसकी शासन की शताब्दी कितनी थी, तो 8वीं से देखिए 12वीं शताब्दी तक ये शासन किया था। और यहाँ पर जो इसके भाषा थी वो भाषाएं देखिए संस्कृत, प्राकृतिक और पाली भाषा, ये 3 भाषाएं। और उसके बाद देखिए पाल का अर्थ क्या होता है, आखिर पाल का संस्कृत अर्थ जो माना जाता है वो होता है रक्षक। हाँ बिल्कुल, रक्षा करने वाला, रक्षक, पाल संस्कृति का। इसे सम्राटों के नाम के साथ जोड़ा गया, जिससे साम्राज्य का नाम पाल हो गया, और इसे सम्राटों के नाम से जोड़ा गया कि रक्षा करने वाला, रक्षक हमारा सम्राट, और इसको जोड़ दिया गया पाल से। देखिए पाल महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। अभी मैंने बताया महायान कहाँ था और किस क्षेत्र में था, ये भी मैंने बताया मैप के माध्यम से। तो देखिए महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। और उसके बाद देखिए शासनकाल, उसके शासनकाल में विभिन्न महाविहार, आपको पता होगा महाविहार कहाँ, फिर देखिए स्तूप, चैत्य, ये सब जो महाविहार, ये सब जो बने हैं आपको मध्य, ये एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे आधुनिक भारत में, तो मंदिर, किले बहुत सारे इन्होंने बनवाए थे अपने शासनकाल में। और इसका देख लीजिए संस्थापक के बाद कौन कौन काल इसका चला, कभी कभी आपसे ऑप्शन में
काल पूछ देता है। काल जैसे कैसे पूछता है कि शासन काल किसका किसका कब से कब तक रहा था। तो देखिए पहले गोपाल थे 750 से 770 ईस्वी में, गोपाल प्रथम संस्थापक। उसके बाद जो हुए वो हुए धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में, और फिर हुए देवपाल की शासन आई 810 से 850 ईस्वी तक में, और फिर आए महिपाल 968 यानी 968 में कहा जाता है। तो ये था कर्म, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। आपको याद ऐसे रखना है, गो धम देव मह, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रखंड का मुख्यालय, देखिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रखंड का मुख्यालय कहाँ है। तो ये क्वेश्चन है आपका झारखंड से रिलेटेड, और ये कहाँ है तो ये आपको बताना है। तो उत्तरी छोटा नागपुर का जो प्रखंड है वो आपका कहाँ है, तो हजारीबाग में है, यानी हो जाएगा सी फॉर आपका कटप्पा हो जाएगा। और आपको यहाँ पर बताना है टोटल झारखंड के प्रमंडल, सॉरी प्रखंड में बोल रहा था, प्रमंडल यहाँ पर पूछा गया है। तो टोटल झारखंड में प्रमंडल कितने हैं वो आपको बताने हैं। तो प्रमंडल जो टोटल झारखंड में है वो है टोटल 5, और कौन कौन से प्रमंडल पड़ते हैं वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। पहला जो प्रमंडल है वो आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वो है दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। दूसरा आपका है उत्तरी छोटा नागपुर। फिर तीसरा आइए संथाल परगना, संथाल परगना है। फिर देखिए कोल्हान है, और फिर देखिए पलामू प्रमंडल है। ये 5 प्रमंडल आपको याद रखने ही हैं। और इसके अंदर अंदर कौन कौन आते हैं, कभी कभी मुख्यालय आपसे पूछता है, जैसे अभी आपसे पूछा उत्तरी जो छोटा नागपुर का मुख्यालय, तो उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो है हजारीबाग, वो है हजारीबाग। फिर आपसे पूछ सकता है दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कौन है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय आपका रांची है। और उसी तरह संथाल परगना की बात की जाए तो उसका जो मुख्यालय है वो है दुमका, जी हाँ उसका मुख्यालय है दुमका। और साथ ही साथ कोल्हान की बात की जाए तो कोल्हान की जो मुख्यालय है देखिए वो है चाईबासा, जी हाँ इसका जो मुख्यालय है वो है चाईबासा। और पलामू प्रमंडल की बात की जाए तो पलामू का जो है वो है मेदिनी नगर। बाकी इसमें आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन आता है। तो रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खुट्टी, उसी तरह से सभी का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1771 में, ये 1771 संथाल जनजाति में तो किसी ने नहीं। देखिए संथाल जनजाति की बात की जा रही है तो ये थे तिलका मांझी। लेकिन यहाँ पर देखिए 1771 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए 1700, क्योंकि तिलका मांझी का जो हुआ था वो विद्रोह 1774 से 1775 तक का माना जाता है। तो ये होगा यहाँ पर तिलका मांझी तो होगा, क्योंकि संथाल जनजाति के एकमात्र विद्रोह यही थे। लेकिन यहाँ पर ईयर आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस में ईयर दिया हुआ है शायद, क्योंकि 1774 से 75 होना चाहिए। उसी के साथ आप बिरसा मुंडा के देख लीजिए। तो मुंडा के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, बिरसा मुंडा का वो विद्रोह आपको याद होगा, वो कौन विद्रोह था, तो मुंडा विद्रोह। आपको याद है कि नहीं है मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह आपको याद रखना है कब से कब तक था। तो मुंडा विद्रोह आपका था 1899 से 1900 तक चला था मुंडा विद्रोह। और साथ ही साथ इसका मैं एक नाम और बताया था, ऊ से, याद होगा तब आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ ऊ से आप बताइएगा, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। फिर देखिए भूषण सिंह से याद रखिएगा आप चेरो विद्रोह, जी हाँ चेरो विद्रोह आप याद रखिएगा, या चेरो आंदोलन याद रखिएगा भूषण सिंह से, क्योंकि उसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। और इसका कब हुआ था, तो इसका हुआ था 1800 से लेकर 1802, जी हाँ 1800 लेकर 1802 तक। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटखोरी में, जी हाँ इटखोरी कहाँ है ये आप बता दीजिए तुरंत कमेंट बॉक्स में। बौद्ध स्थलों का निर्माण किस मगध सम्राट ने कराया था, तो ये जो कराए थे वो करवाए थे देखिए महेंद्रपाल। ऐसा माना जाता है, देखिए ऐसा
अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन साक्ष्य में, ऐसा साक्ष्य में दिया हुआ है। और यहाँ पर साक्ष्य में यहाँ पर अभिलेख एक मिला है, उसके थ्रू हम लोग मानते हैं कि महेंद्र पाल का एक अभिलेख मिला है। इसीलिए माना जाता है कि जो इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण है वो महेंद्र पाल के द्वारा करवाया गया है। थोड़ा सा इटखोरी के बारे में अगर देखना है तो देख सकते हैं। देखिए इटखोरी में वही मैंने जो बताया अभिलेख का वही लिखा हुआ है, सेम चीज। इटखोरी में देखिए महेंद्र पाल का अभिलेख मिला है, जो आपको पता है प्रतिहार वंश का 7वां शासक था। ये भी अगर ध्यान में रखिएगा तो रखिएगा। इसीलिए इससे पता चलता है कि यहाँ प्रतिहारों का भी प्रभाव था, क्योंकि प्रतिहार वंश का यहाँ पर महेंद्र पाल था। फिर देखिए झारखंड में थोड़ा सा आप देख लीजिए जैन स्थल कहाँ कहाँ है, और साथ ही साथ झारखंड में आपको बौद्ध स्थल देखना है तो देखिए सरायकेला में जाइएगा तो सरायकेला में आपको इचाकगढ़ और महाश्री तारी मंदिर एक मिलेगी, वहाँ पर आपको बौद्ध धर्म का मिलेगा स्थल। फिर हजारीबाग में जाइए तो बड़कागांव, हजारीबाग में बड़कागांव पहुंचिएगा, फिर बरकट्ठा वहाँ पर मिलेगा। फिर देखिए आप चतरा में जाइए तो चतरा में इटखोरी जो सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल है, वहाँ पर हमेशा लोग जाते रहते हैं। तो देखिए वहाँ पर एक और है कालेश्वरी। फिर रांची में जाइए तो जोन्हा में जाइएगा तो वहाँ भी आपको बौद्ध स्थल मिलेगा। फिर धनबाद में जाइए तो डालमी बुद्धपुर और जमशेदपुर में पटम्बा, जी हाँ जमशेदपुर में पटम्बा, और सिमडेगा में कटुंगा, और खुंटी में जाइएगा तो आपको बेल वादांग। उसी तरह जैन स्थल देखिएगा तो गिरिडीह में जाइए और गिरिडीह में वो पहाड़ में चढ़िए मिलेंगे पारसनाथ, और मधुबन में जाइए। फिर देखिए धनबाद में कतरास, चतरा में देखिए कालेश्वरी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेम यहीं पर है, और पलामू में देखिए हनुमांड और एक सिंहभूम में भी स्थल है। तो ये था आज के वीडियो में, इतना ही हम लोग रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।